गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज का लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाल दिए हैं, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्विक रिकैप कर लेते हैं लेसन नंबर 3 का। लेसन नंबर 3 में हमने इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल टर्म्स के 3 कंपोनेंट्स को जाना था, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। करंट का सिंबल आई होता है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है। और करंट क्या होता है? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, किसी कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट बोलते हैं। ये हमारा कंडक्टर हो गया, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और ये करंट जिस फोर्स की वजह से फ्लो होती है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। इसका सिंबल V होता है और इसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब करंट इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा होता है तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉपर्टी ये होती है कि ये करंट फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, उसका विरोध करता है और इसकी यूनिट ओम होती है। ओम को हम ओम के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल के फंडामेंटल टर्म्स, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। इस चैप्टर लेसन नंबर 4 में हम इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन को जानेंगे, इसके थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ देख लेते हैं। ओम्स लॉ ही डिफाइन करता है इन तीनों के बीच में रिलेशन को। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर I is directly proportional to the potential difference। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हो गया कि जब हम वोल्टेज को अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस बढ़ाएंगे तो उसकी उसमें करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। सपोज करो एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V लगा हुआ है और इसमें करंट जो I फ्लो हो रही है। तो अगर हम वोल्टेज भी इसके अक्रॉस में इंक्रीज करते हैं, ये 2 पॉइंट हैं, ये और बी, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है V। अगर हम V को इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर हम V को डिक्रीज करेंगे, V को कम करेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू भी कम होगी। और आगे देख लेते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर रेजिस्टेंस। आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कंडक्टर रेजिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हो गया? अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम होगी। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस सपोज करो R है, तो इसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम होगी और हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करती है किसी कंडक्टर में फ्लो होने से। तो अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा। हम इसे एक पाइप की हेल्प से भी समझ सकते हैं, वाटर के पाइप से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक पाइप में सपोज करो पानी फ्लो हो रहा है, ये पाइप है, यहाँ पे इसमें पानी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो जो पानी फ्लो हो रहा है इसको हम आई बोल सकते हैं। पाइप हमारा कंडक्टर हो गया और पाइप में जो फ्रिक्शन है उसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और जो प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से पानी फ्लो हो रहा है, जो प्रेशर हो गया, उसको हम वोल्टेज बोल सकते हैं। तो अगर फ्रिक्शन को हम बढ़ाते हैं पाइप के तो जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा और पानी का फ्लो जिसको हम आई से शो कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। और अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर का मतलब है कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो हमारा करंट जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये तो हो गया इन तीनों के बीच में रिलेशन। अब देख लेते हैं कि ये ओम्स लॉ जो है वो उसका नाम आया कहाँ से है। तो ये फर्स्ट जो ये रिलेशन जो डिस्कवर किया था वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज सीमन ओम। इन्होंने डिस्कवर किया था, इनका सरनेम था ओम। इसी की वजह से इस लॉ का जो नाम रखा गया है वो ओम्स लॉ रखा गया है। तो ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। जितना रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना हमारा करंट कम होगा। अब वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो हमारा करंट ज्यादा होगा। अब इसकी और डेफिनेशन देख लेते हैं। ओम्स लॉ में बी डिफाइंड follows at the constant physical states, एग्जाम्पल टेम्परेचर। अगर जो फिजिकल
जो स्टेट होती है किसी कंडक्टर की उसको कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर या फिर इन्वायरमेंटल जो फिजिकल स्टेट्स होती है उनको अगर कांस्टेंट रखा जाए तो जो करंट फ्लो होता है थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर V हो गया एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर I हो गया रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन कब कांस्टेंट रहती है? इफ फिजिकल स्टेट्स को कांस्टेंट रखा जाए, कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स को कांस्टेंट रखा जाए तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो V अपॉन आई इज इक्वल हो गया इज इक्वल टू हो गया रेजिस्टेंस R। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए हैं। V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन R एंड R इक्वल टू V अपॉन I। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। ये तीनों ही सर्किट में यूज किए जाते हैं सर्किट को सोल्व करने में। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं कि ओम्स लॉ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ओम्स लॉ जो है उन सर्किट्स पर अप्लाई नहीं होता है जिन सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं या फिर डायोड्स होते हैं। इन पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ओम्स लॉ केवल बायलैटरल एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होता है। बायलैटरल का मतलब होता है कि इसमें जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो है बायलैटरल है। इसमें चाहे करंट आप ऐसे फ्लो करा लो, चाहे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा लो, इस रेजिस्टेंस की जो बिहेवियर है वो दोनों डायरेक्शन में, करंट की दोनों डायरेक्शन में सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो डायोड होता है, डायोड में अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये अलग टाइप से बिहेव करेगा, और अगर इसकी डायरेक्शन हम करंट की अपोज चेंज कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो डायोड की जो है बिहेवियर वो चेंज हो जाएगा। सेम ऐसी ट्रांजिस्टर में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स तो इन्हीं का पुराना रूप है, ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स का। जब सेमीकंडक्टर डिस्कवर नहीं हुआ था तब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स को यूज करते थे। ये थोड़े साइज में इनसे बड़े होते थे। अब ट्रांजिस्टर डायोड्स तो बहुत छोटे छोटे आने लगे हैं, हम इनको सर्किट्स में यूज करते हैं। तो जहां पर भी ट्रांजिस्टर डायोड्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जिस सर्किट में होगा उस सर्किट पे ओम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो हो गया ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 50 ओम। तो ये सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रिक आयरन बना दी है, इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 50 ओम दिया गया है। रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस। इससे जो करंट फ्लो हो रही है वो 3.2 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सपोज करो A और B हो गया, हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है कि कितना वोल्टेज लगाने पर ये 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला है ये ओम्स लॉ की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर। आई हमें गिवन है 3.2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस भी गिवन है 50 ओम। तो ये हो गया 160 ओम, 160 वोल्ट। ये हमारा आ गया वोल्टेज। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज लगाया गया है? 160 वोल्ट लगाया गया है। 160 वोल्ट लगाने पर इसमें 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जबकि इसका रेजिस्टेंस 50 एम्पियर है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एन ईएमएफ सोर्स ऑफ 8.0 वोल्ट। ये हमारा ईएमएफ सोर्स हो गया प्लस माइनस 8.0 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एक लाइट बल्ब है, प्योरली रेजिस्टिव है, क्योंकि हमारे जो लोड होते हैं वो रेजिस्टिव भी होते हैं, इंडक्टिव भी होते हैं, कैपेसिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे हम अभी केवल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो प्योरली रेजिस्टिव लोड जो है वो यहाँ पे लिया गया है लाइट बल्ब। इसको सर्किट से जोड़ लेते हैं वोल्टेज सोर्स से, अपने जो अपना 80 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की इसमें करंट फ्लो हो रही है। I इज इक्वल टू 2.0 एम्पियर। और इसमें जो
केवल यही रेजिस्टेंस माना गया है जो लाइट बल्ब का है। इसमें कह रहे हैं कि कंसीडर द कंडक्टिंग वायर्स टू बी रेजिस्टेंस फ्री। जो ये कंडक्टिंग वायर है ये रेजिस्टेंस फ्री है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन आई। V हमारा हो गया 80 वोल्ट, करंट हमारा हो गया 2 एम्पियर। तो हमारा R आ गया 40 ओम। तो इस लाइट बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो है 40 ओम। तो इस टाइप से हमने देखा कि हम ओम्स लॉ की हेल्प से हम इन तीनों में से कोई भी अननोन हो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप की हेल्प से। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। तो चलिए अब क्विक रिकैप कर लेते हैं इस लेसन में हमने क्या क्या देखा है। इस लेसन में सबसे पहले हमने समझा तीनों के बीच में रिलेशन, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, ये तो नंबर 1 हो गया। I इक्वल टू V अपॉन R होता है, नंबर 2। R इक्वल टू V अपॉन I होता है, नंबर 3। हमने 3 फॉर्मूलाज को देखा और हमने देखा कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ये ट्रांजिस्टर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। वो सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर लगे हो, डायोड्स लगे हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स लगी हो। ये केवल बायलैटरल एलिमेंट्स पर ही एप्लीकेबल होता है। वो सर्किट्स जिसमें बायलैटरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, इसमें कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी उनकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती, उनका बिहेवियर नहीं चेंज होता है। जबकि ट्रांजिस्टर, डायोड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स तीनों में अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा ओम्स लॉ। हमने इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पावर के बारे में और पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप, उसके ऊपर हम इन चारों के जो रिलेशन है उस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में ओम्स लॉ से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और फीडबैक के लिए भी अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 5 अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्पार्किंग एंड स्टे इलेक्ट्रिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।